गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने बीए बीएससी का मैथ स्टैटिक स्टार्ट करा था। आज हम इसका नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रेंचेस। तो क्या अब इस पूरे चैप्टर में ये लास्ट सेक्शन है और ये सबसे इजी सेक्शन है आपका। एक एक एक्सरसाइज है दोनों में ही। हम इसका 10th और 11th चैप्टर करेंगे। तो और इसमें क्या मेन है, आपके पास दो टॉपिक हैं, दो टॉपिक पर पूरा चैप्टर बेस्ड है ये। तो अगर आपको टॉपिक समझ आ जाएगा तो आपके एग्जाम्पल्स अच्छी तरह क्लियर हो जाएंगे। तो रेंचेस क्या होता है, आपने ये पढ़ा है कि हम गिवन सिस्टम को एक सिंगल फोर्स में रिड्यूस कर सकते हैं। लिखा हुआ है इसमें, इफ़ अ सिस्टम ऑफ फोर्सेस इज रिड्यूस टू अ सिंगल फोर्स आर एंड अ कपल ऑफ मूवमेंट के। अब कपल वाला चैप्टर हमने नहीं करा। कपल क्या होता है, अब आपके पास दो पैरेलल फोर्सेस हैं, अगर दोनों का फोर्स जो है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए, मतलब यहाँ भी पी फोर्स है यहाँ भी पी फोर्स हो जाए, तो ये दोनों मिलकर, ये जो पेयर है ये मिलकर क्या बना देते हैं, कपल बना देते हैं। तो क्या है कि हम एक सिस्टम फोर्सेस को एक सिंगल फोर्स में रिड्यूस कर सकते हैं और एक मोमेंट कपल ऑफ मोमेंट के में हुज एक्सिस कंसाइड विद द डायरेक्शन ऑफ द एक्टिंग फोर्स, जिसकी एक्सिस कंसाइड करती है। मतलब क्या होता है कि एक लाइन है, इसी पर आपका रिजल्टेंट फोर्स है और इसी पर ही आपका क्या है, कपल है। हम इसको एक कंसाइड कर जाती है। वो लाइन जो कंसाइड है, मतलब दोनों की जो लाइन है, उस लाइन को क्या बोलते हो आप, रेंच बोलते हो। जो पेयर बनता है, द एयर आर एंड के टेकन टुगेदर आर कॉल्ड दी रेंचेस ऑफ द सिस्टम एज रिटन एज द दिस। तो दोबारा से देखते हैं, हमें पता है कि हम पहले सिस्टम ऑफ फोर्सेस लेंगे, उसको एक सिंगल फोर्स में रिड्यूस करेंगे, और वो जो सिंगल फोर्स होगी और एक कपल होगा, कपल ऑफ मोमेंट होगा, उसकी ये जो क्या है, ये एक्सिस है, इस एक्सिस पर वो कंसाइड कर रहे हैं, जो हमने जेड एक्सिस ले रखी है। ठीक है जी, हमने इस एक्सिस पर कंसाइड करा, टेकन टुगेदर, और जो ये पेयर बनेगा, इस पेयर को क्या बोलोगे, रेंचेस बोलोगे आप। ठीक है जी, और इसको कैसे रिटर्न करते हो, आर कोमा के करके रिटर्न करते हो आप। तो अगर आपको, अब इसकी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, अगर आपको ये थ्योरम क्लियर हो जाती है तो इससे डायरेक्ट आपका फर्स्ट और सेकंड एग्जांपल, इस एक्सरसाइज के 3 एग्जांपल हैं, तो उसमें से 2 इसी थ्योरम पर बेस्ड है। टू शो डैट, हमें शो करना है, हमने गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस कैन बी रिप्लेस्ड बाय 2 फोर्सेस। हमें एक फोर्स दिया, पहले हमें पता है कि जितनी भी फोर्सेस होती है हम उसको एक सिंगल फोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अब क्या है, एक सिंगल फोर्स को हमने 2 फोर्स में कन्वर्ट करा, इक्विवेलेंट टू द गिवन सिस्टम। टू शो दैट अ गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस कैन बी रिप्लेस्ड बाय 2 फोर्सेस, जो इक्विवेलेंट है गिवन सिस्टम के, इन एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज। मतलब हम सिस्टम को 2 फोर्सेस में कन्वर्ट करेंगे, और जो कन्वर्ट करने का वे होगा हम उसको इनफाइनाइट वे से कर सकते हैं। और क्या है, एंड दैट द टेट्राहाइड्रन फॉर्मड बाय द 2 फोर्सेस इज ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम। और जो टेट्राहाइड्रन हम बनाएंगे इन 2 फोर्सेस की हेल्प से, जो हमें मिलेगा वो उसकी वॉल्यूम कैसी होगी, कांस्टेंट होगी। तो सबसे पहले तो ये 3D के काम है, तो आपको ये डायग्राम अच्छी तरह समझ आना चाहिए कि क्या कर रखा है। तो शायद आपको इस फिगर से क्लियर ना हो चीज़, तो इसको समझने की कोशिश करना। तो देखो ये क्या है, हमने ये फोर्स ली, ओजेड एक्सिस ली है, जो कौन सी एक्सिस है, कंसाइड कर रहे हैं जहाँ पर जेड के और आर, मतलब रिजल्टेंट और कपल आपका कंसाइड कर रहे हैं, वो हमने एक्सिस ले रखी है, जेड एक्सिस। अब हमने क्या करा, अब इन्होंने लिखा लेट द गिवन सिस्टम बी इक्विवेलेंट। पहले हमने गिवन सिस्टम को इक्विवेलेंट कर दिया, एक रेंच के इक्वल है, रेंच बोलते हैं आर कोमा के पेयर को। आर आपका रिजल्टेंट फोर्स होती है और के आपका मोमेंट ऑफ कपल होता है, जिसकी सेंट्रल एक्सिस क्या है, ओजेड है। सच डैट कि आर इज द रिजल्टेंट फोर्स अलोंग ओजेड है, और के क्या है, रिजल्टेंट कपल है अबाउट ओजेड। अब थ्रो ओ से मैंने क्या करा, एक लाइन ड्रॉ करी बी ए। मैंने एज्यूम कर लिया कि ओ ए कितना है आपका, ए है, और ओ बी कितना है, बी है। देखो ये 3D पर दिखा रखा है, ये ओ जेड एक्सिस है, एक्चुअल क्या है, ये 3D है। तो देखो एक्चुअल ना ये चीज़ है, ये आपकी जेड एक्सिस है, एक ये क्या है, एक ये जेड एक्सिस है, ये ब्लू पेन जो है जेड एक्सिस है, और जो ये रेड पेन है क्या है कि हमने एक फोर्स ली, इसको 2 फोर्सेस में हमने करना है कि हम गिवन सिस्टम को 2 फोर्सेस के इक्विवेलेंट कर सकते हैं। तो हमने एक फोर्स ये आर वाली ले ली, ठीक है, और इसके साइड हम एक और फोर्स लगाएंगे इस साइड,
समझने की कोशिश करना। एक इस साइड फोर्स लगाएंगे, मतलब आपको पता है कि जब हम इस फोर्स, अब इस पॉइंट से ये फोर्स आ रही है और दोनों भी एक ही पॉइंट से निकल रही हैं, तो आपको पता है कि जब आप इसका मूवमेंट लोगे वो जीरो बन जाएगा। क्यों? मूवमेंट क्या होता है? फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वो तो जीरो बन जाएगा अगर आप इसी डायरेक्शन में लोगे। तो इन्होंने क्या कर रखा है, अब यहाँ से फोर्स ना लेकर इसको अलग शो कर दिया, क्योंकि अगर आप इसी एक्सिस के अबाउट लोगे तो ये जीरो बन जाएगा। इन्होंने क्या करा, ओजेड के पैरेलल एक क्या ले लिया, एक ये लाइन ले ली और इसके पैरेलल एक ये लाइन ले ली। ये जो R1 शो हो रहा है ना, ये 3D है, जैसे आपका ये ना ये पर्स है, ठीक है। अब एक फोर्स, ये पर्स है, ये आपका मान लो ओजेड है, ये ओजेड है। एक आपकी फोर्स इन्होंने R1, ये पेंसिल आपकी R1 फोर्स है और बैक के उस साइड आपकी R2 फोर्स है। कहने का मतलब ये है, ठीक है, ये डायग्राम, ये ओजेड प्लेन है, ये आपकी जो पेंसिल है वो R1 है, वो इस साइड है और R2 आपकी नेगेटिव साइड है। क्लियर हुई? तो डायग्राम में अगर हम इसके अबाउट लेंगे, यहीं से फोर्स है तो इसका मूवमेंट जीरो हो जाएगा, लेकिन उसने बोला है कि एक फोर्स, एक कपल एक्ट कर रहा है, मतलब मूवमेंट आपका एक्ट कर रहा है, तो वो जीरो नहीं हो सकता। तो हमने क्या करा, हमने एक इस बैक के पैरेलल दो लाइंस और ले ली और एक R1 फोर्स वहां रिप्रेजेंट करी, R2 यहाँ करी। अब R1 कहाँ है? बाहर की तरफ है, और R2 कहाँ है? अंदर की, ब्लैक बोर्ड के दूसरी साइड है, मतलब एक पॉजिटिव ले ली, एक नेगेटिव ले ली। अब देखो R1 कहाँ पर है, एक तो R1 ये आपकी, ये Z है, ये आपकी Y जो है, मतलब 3 एक्सिस दिखा रखी है, ये Z एक्सिस है, एक Y और एक X। यहाँ जो R1 और R2 फोर्स है, यहाँ भी क्या होगा? Y होगा बाहर की तरफ। जो R1 फोर्स है वो कौन से प्लेन में है? वो Z और Y प्लेन में है, मतलब जिसमें लाइन में फोर्स होती है वो दूसरे के परपेंडिकुलर होगी। मतलब क्या होगा, ये X में नहीं है, X का कंपोनेंट यहाँ कितना होगा? 0। तो ये कंपोनेंट कितना बनेगा? यहाँ से ये डिस्टेंस, ये आपका कंपोनेंट का डिस्टेंस बन जाएगा। सॉरी, ये लाइन कितनी है? एक्स एक्सिस पर है तो A0 0 बन गया, लेकिन ये फोर्स कहाँ रिप्रेजेंट हो रही है? Z और Y प्लेन पे, YZ प्लेन पे। ये फोर्स Z के साथ अल्फा एंगल बना रही है, तो कॉस आएगा, तो Z का कंपोनेंट कितना आएगा? R1 cos अल्फा। अगर मैं इसको रिजोल्व करूँ, Y का कंपोनेंट कितना आएगा? R1 sin अल्फा, और X का कंपोनेंट क्या आएगा? 0। सेम यही फोर्स, अब देखो R2 कहाँ है? ब्लैक बोर्ड की दूसरी साइड है, लेकिन ये R2 जो है Y एक्सिस के साथ जहां पर भी है वहां कितना एंगल बना रहा है? इसके साथ ये बीटा एंगल बना रहा है, तो R2 बीटा एंगल बना रहा है, तो R2 कितना आ जाएगा? R2 कितना आ जाएगा इसके साथ एंगल? R2 Z एक्सिस के साथ जब बनाएगा R2 cos बीटा, और Y एक्सिस के साथ कितना आएगा? R2 sin बीटा। लेकिन sin बीटा ब्लैक बोर्ड की दूसरी साइड है, यहाँ पर जो R2 है वो ब्लैक बोर्ड की दूसरी साइड है, हमने उसको इसी साइड लेना है, हमने उसको पॉजिटिव में लेना है। जब पॉजिटिव में लेंगे तो वो कितना बन जाएगा? -R2 sin बीटा। तो R1 के कंपोनेंट्स क्या क्या आ गए? 0, R1 sin अल्फा, P1 R1 cos अल्फा। ठीक है जी। R2 के कौन कौन से आ गए? 0 -R2 sin बीटा। माइनस क्यों आया? क्योंकि ब्लैक बोर्ड की दूसरी साइड बना रहे हैं वो एंगल, जब हम उसको पॉजिटिव में लेंगे तो वो एंगल नेगेटिव में आ जाएगा आपका, तो रिजोल्विंग पार्ट नेगेटिव में आ जाएगा, -R2 sin बीटा और दिस। अभी कंपोनेंट्स आ गए, तो एक बार दोबारा समझना डायग्राम। ये हमारे ओजेड प्लेन है, एक फोर्स इधर है, R1 फोर्स इधर है, R2 फोर्स ब्लैक बोर्ड की दूसरी साइड है, पर्स की दूसरी साइड है, तो एक ये ओजेड, ये आपका जेड प्लेन है, ये एंगल अल्फा है, मतलब ये जेड एक्सिस के साथ एंगल बना रही है, तो जेड एक्सिस वाले के साथ हम कोस लेंगे। वाई एक्सिस है जो, और ये किसके परपेंडिकुलर है? एक्स पर, तो एक्स पर इसका कोई रिजोल्विंग पार्ट नहीं आएगा। तो लिखा सपोज द गिवन सिस्टम इज इक्वल टू 2 फोर्सेस ए बी सच दैट, हम यहाँ क्यों नहीं ले रहे? पता होना चाहिए, क्योंकि हमें कह रखा है कि मूवमेंट है, और अगर हम यहाँ इसके अबाउट ही ले लेंगे मूवमेंट तो वहाँ पर वो 0 हो जाएगा, तो इसलिए हमने उसके पैरेलल दो लाइंस ली और उसके अबाउट हमने मूवमेंट निकाल रखा है। अब रिजोल्विंग अलोंग मतलब ओजेड की कौन कौन सी आई है? जो ओजेड के साथ कौन एंगल बना रहा है? कोस, तो इसमें कितना आ जाएगा? R1 cos अल्फा, R2 cos बीटा, ये वाली लाइन, और इसका रिजल्टेंट कितना है? R। और जब हम परपेंडिकुलर के ओजेड लेंगे, ओजेड के परपेंडिकुलर कौन है? वाई वाला, तो देखो वाई के अबाउट कोई कपल नहीं है, कोई रिजल्टेंट नहीं है, तो इक्वल टू रिजल्टेंट आपका 0 आ जाएगा, तो इसका R1 sin अल्फा -R2 sin बीटा, तो यहाँ से आपका आ जाएगा। ठीक है। अब हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? अब हमें जरूरत पड़ेगी मूवमेंट्स की।
क्योंकि हर क्वेश्चन में हम यही करते हैं, या तो रिजोल्विंग पार्ट या मोमेंट्स निकालते हैं। तो उसके बाद इसके मोमेंट्स हम एक 9 चैप्टर में टॉपिक पढ़ते हैं, यहाँ से निकालेंगे। ये होता है L1I, M2, M1J और N1K, ठीक है। इसको लिखते हैं IJK A00। A00 क्या, जो उसके एक्सिस होती हैं, जो उसकी ये एक्सिस होती हैं, इसकी बात करते हैं। तो इसका डिस्टेंस कितना है, A है, Y पर कोई और 0, ये तो A00 है, एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव है, -B00। तो क्या पॉइंट्स लेते हैं जब हम इससे मूवमेंट निकालते हैं L1I, M1J, N1K, तो IJK A00 और जो R1 के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है जी। इसका डिटर्मिन अब कंपेयर कर लेंगे, इसको जब सोल्व करेंगे हम तो R1 क्या करेंगे, इधर ये चीज़ है, इधर इसको सोल्व करना, कंपेयर कर देना IJ की वैल्यू को, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा। सेम हम R2 के लिए निकालेंगे, दूसरे के लिए, तो अलोंग आ जाएगा। टेकिंग मूवमेंट, ये किसके है, मूवमेंट अबाउट जेड एक्सिस, अबाउट जेड एक्सिस है, तो हमने कौन सा लेना है, अबाउट जेड एक्सिस के लिए हम ये चीज़ ले लेंगे। और ये क्या है, अबाउट वाई एक्सिस, हम यहाँ से ये चीज़ निकाल देंगे। तो आपके पास ये मूवमेंट आ जाएंगे दोनों। तो इसको सोल्व करेंगे। देखो ये सोल्व करना तो बहुत इजी है, सोल्व आपका आराम से हो जाएगा, सोल्व आपका हो जाएगा आराम से। अब हमने निकालना है, क्योंकि देखो ए और बी क्या ले रखे हैं आपने, आर्बिट्रेरी। ए और बी आर्बिट्रेरी हैं, ए और बी रियल नंबर हैं, जितने रियल नंबर कितने हैं, इनफाइनाइट हैं। तो इस तरह के जो रिप्रेजेंट करने के भी कितने वेज होंगे, इनफाइनाइट वेज होंगे आपके, ठीक है जी। तो हम इस तरह से इसको इनफाइनाइट वे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमें क्या बताना है, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहाइड्रल। टेट्राहाइड्रल कैसे बना होता है, टेट्राहाइड्रल की फिगर ये होती है। टेट्राहाइड्रल में ये 3 डायमेंशन होती है, तो यहाँ से आपको क्लियर नहीं होगा ना अच्छी तरह कि 3 पॉइंट तो उसके एक प्लेन में होते हैं और चौथा पॉइंट उसका बाहर होता है। टेट्राहाइड्रल जब फॉर्मेड होता है, तो देखो मैंने आपको यहाँ पे मैंने ये जो डॉटेड लाइन लगा रखी है, मैंने वॉल्यूम टेट्राहाइड्रल ले लिया ABCD। ये तो क्या ले लिया, देखो यहाँ से शो हो रहा है, ये तो एक प्लेन है, D जो पॉइंट है उसके बाहर है। तो जब मैंने मान लिया कि ये चीज़ हमने अल्फा बीटा इसने लेट करी थी पहले टॉपिक में पहले ही, तो मान लिया कि जो ये BD लाइन है जो R2 है, इसकी मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, क्योंकि मुझे इसका एरिया निकालना है, मुझे टेट्राहाइड्रल की वॉल्यूम निकालनी है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इंटू परपेंडिकुलर फ्रॉम D अपॉन ट्रायंगल ABC। परपेंडिकुलर D से लेना है किस पर, इस ट्रायंगल पर। मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, मैंने ये लाइन कर दी, ठीक है जी, जो इसके साथ थीटा एंगल बना रही है। अब देखो इसका जो मेन काम है वो कैसे है, बस इतना ध्यान रखना, टेट्राहाइड्रल में 3 पॉइंट एक प्लेन में होते हैं, जो चौथा पॉइंट होता है उसके बाहर होता है। तो एरिया कितना होता है ट्रायंगल का, हाफ, इसमें कितना हो जाएगा 1/3 एज इट इज, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, तो कितना होगा, हाइट उसकी बेस AB AC बाय में 2। अब देखो इनटू में परपेंडिकुलर फ्रॉम D अपॉन द ट्रायंगल ABC, परपेंडिकुलर फ्रॉम D, परपेंडिकुलर जो हमने लिया D से, परपेंडिकुलर लिया हमने D से, फ्रॉम हाइट क्या करा, परपेंडिकुलर फ्रॉम D अपॉन द ट्रायंगल ABC। तो इन्होंने क्या लिखा, अब देखो थीटा इज एंगल, अब आपने क्या ले रखा है, ये चीज ली। अब BD इंटू में साइन B, परपेंडिकुलर फ्रॉम D अपॉन ट्रायंगल दिस। अब क्या है, अब देखो कोई चीज इस पर परपेंडिकुलर है, इस प्लेन पर परपेंडिकुलर है, इस लाइन पर परपेंडिकुलर है, तो वो इस प्लेन पर भी परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। अगर आपको क्या है, ये लाइन इस लाइन पर परपेंडिकुलर है, तो ये बस पूरे प्लेन पर परपेंडिकुलर होगी, ठीक है जी। ये चीज ध्यान रखना, अगर वो ये कोई लाइन किसी एक लाइन पर परपेंडिकुलर है, तो वो उसके हर एक प्लेन, उस पूरे प्लेन पर परपेंडिकुलर होगी। तो थीटा किस किस के एंगल के बीच का एंगल है, BD एंड BE के बीच का, किस किस के, BD और BE के बीच का। अगर इन दोनों के बीच का एंगल है और ये लाइन कहाँ से जा रही है, R2 से, और ये प्लेन कौन सा है, इसमें R1 भी है, तो थीटा किस किस के बीच का एंगल होगा, BD एंड BE। BE किसके, कौन सी पूरी ट्रायंगल है आपकी, ABC है, तो थीटा किस किस के बीच का एंगल हो गया, BD और ABC। BD ABC क्या है, ABC में कौन सी फोर्स है, R1, BD क्या है, R2, तो थीटा किस किस के बीच का एंगल हो गया, R1 एंड R2। अब इस चीज को ध्यान से देखना, R1 से R, जो R1 से ये थी R फोर्स थी, वैसे एक्चुअली में ये वाला एंगल आपका R1 है, ये अल्फा है जो R1 बना रहा है, ये R है, ये R2 है। तो एक्चुअल में जो ये फोर्सेस है
R1 का R से अल्फा है और इसका बीटा है, और इनके बीच का एंगल, इसका बहुत यूज है क्वेश्चंस में, इस चीज को ध्यान से देखो, क्योंकि हमने इसके पैरेलल लाइंस ले रखी हैं और इसके बीच का एंगल बता रखा है तो वही चीज सेम कि इसके बीच का एंगल अल्फा 1 है और इसका अल्फा 2 है। मतलब अब इनके बीच का कितना एंगल हुआ, R1 एंड R2 के बीच का, अल्फा प्लस में बीटा। तो क्या होगा, परपेंडिकुलर फ्रॉम BD अपॉन ट्रायंगल ABC, BD इंटू में साइन B, साइन B कौन सा एंगल बन रहा है आपका, अल्फा प्लस बीटा, साइन B पर, ठीक है। ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, अल्फा, क्योंकि दोनों के बीच का लेना है आपने, BD एंड BE के बीच का, BD और ABC ट्रायंगल के बीच का, BD किसके है, BD आपके पास R1 है, तो R1 और R2 के बीच का कितना एंगल हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा एंगल हो जाएगा आपके पास। तो आप इसको सोल्व कर लोगे तो आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, जब आप इस ट्रायंगल को पूरा सोल्व करोगे तो आपको पता लग जाएगा, ये आंसर आएगा K प्लस R बाय में 6, जो क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ से पता लग गया तो जो वॉल्यूम होती है टेट्राहेड्रन की वो क्या होती है, कांस्टेंट फॉर्म करती है। तो अगले टॉपिक का सिर्फ मैं आपको डायग्राम समझाऊंगी, बाकी आप इसका खुद कर सकते हो। अब रिजल्टेंट रेंच लेने हैं, मतलब यहाँ पर एक रेंच लिया हमने, बताना रिजल्टेंट रेंचेस ऑफ 2 गिवन रेंचेस, ये एक रेंच था वही कपल फॉर्म कर रहा है और R उसका रिजल्टेंट है, तो ये दोनों मिलकर एक लाइन जो सेंट्रल एक्सिस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेंच बोलते हैं, जो एक कपल आता है उस एक्सिस पर। अब हमने क्या करा, एक रेंच यहाँ ले लिया, एक रेंच यहाँ ले लिया, ये वही अल्फा। अब देखो अब ये कैसे हुआ, इन्होंने बोल दिया लेट AC एक्सिस ऑफ वन रेंच एंड BD एक्सिस ऑफ अदर रेंच। सिर्फ ये चीज क्लियर होनी चाहिए, एंगल बिटवीन AC एंड BD, AC और BD के बीच का, अरे वही तो बोल रहा है AC, मैंने आपको बताया था कि जो AC है वो चीज क्या है, AC और BD के बीच का, ये चीज, ये AC है, ये BD के बीच का, क्योंकि है तो यही पैरेलल लाइंस ले रखी हैं, क्योंकि हम यहाँ ले नहीं सकते थे, क्योंकि अगर इसके अबाउट लेते तो यहाँ पर मोमेंट 0 हो जाता। ये पूरा एंगल थीटा गिवन है, मान लिया कि एक अल्फा बनाता है, R1 कितना बना रहा है, अल्फा बना रहा है, तो R2 कितना बनाएगा, थीटा माइनस अल्फा। यही यूज क्वेश्चंस में कर रखा है, सारी जगह वही है। उसके अलावा देखो रिजोल्विंग पार्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। रिजोल्विंग पार्ट अगर आप अबाउट लेते हो, किसके अलोंग लेते हो, वही सेम। ये इसके कंपोनेंट्स क्या क्या आएंगे, इसके कंपोनेंट आएंगे जेड के साथ, कितना बनाता है ये, जेड एक्सिस के साथ बना रहा है, जेड के साथ कितना बना रहा है, इधर से जेड के साथ बना रहा है R1 कोस अल्फा, और इधर कितना बना रहा है R2 कोस थीटा माइनस अल्फा, क्योंकि परपेंडिकुलर कितना। हाँ जी देखो, अब इसमें क्या है, R1 मैंने आपको बताया कि OZ जो है यहीं से R1 है और यहीं से ये चीज क्या है, ये OZ लाइन है, इसके बाहर वाली साइड आपका R1 है और इसके अपोजिट साइड बैक में, जैसे ब्लैक बोर्ड के इस साइड हमारा R1 फोर्स है, दूसरी साइड R2 है, जो इस मतलब यहाँ पर ये चीज ऐसे है, और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। एक फोर्स R1 अल्फा बना रही है, तो दूसरी कितनी बनाएगी, थीटा माइनस अल्फा। तो वही सेम चीज कर रखी है। अब रिजोल्विंग करते हैं। अब इसके कंपोनेंट्स क्या आएंगे, R1 कोस अल्फा, ठीक है जी। जब ये Z के साथ बनाएगा, X के साथ ये 0 बनाएगी, Y के साथ कितना बनाएगी, R1 साइन अल्फा। सेम उसी तरह से आप इसके कंपोनेंट्स लोगे जैसे हमने इस टॉपिक में करे हैं, सब सेम रहेगा, सिर्फ चेंज क्या होगा, एंगल्स में चेंज आएगा। वहाँ अल्फा बीटा है, यहाँ अल्फा और थीटा माइनस अल्फा है, बाकी सारा टॉपिक सेम रहेगा। तो इसको आप खुद ट्राई करोगे टॉपिक को, कोई डाउट होगा तो आप पूछ लेना। अब सेम यही टॉपिक के बाद अब इसका नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जिसमें ये एक्सिस, ये पिच बतानी है। तो अगर आपको पिचेस गिवन है तब क्या करना है, तो इसके अकॉर्डिंग आपके फर्स्ट और सेकंड एग्जाम्पल हो जाएगा, वो हम चेक कर लेते हैं जो टॉपिक करे हैं। देखो, दो नॉन इंटरसेक्टिंग फोर्स है, वही सेम, जिसकी डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब उनके बीच का एंगल कितना है, 90 है। हमें बताना है रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ द सेंट्रल एक्सिस फ्रॉम देयर लाइंस ऑफ एक्शन आर दिस टू दिस है। हमें ये चीज शो करनी है कि रेशो किस किस की, रेशो ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द सेंट्रल एक्सिस
फ्रॉम देयर लाइन ऑफ एक्सिस आर दिस। रेशो किसकी? रेशो ऑफ डिस्टेंस। मान लेंगे इसके बीच का डिस्टेंस कितना है? a है, और यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है? b है। रेशो ऑफ द डिस्टेंस ऑफ देयर सेंट्रल एक्सिस, ये सेंट्रल एक्सिस होती है, फ्रॉम देयर लाइन ऑफ एक्शन आर दिस। मतलब a का कितना है? q स्क्वायर है, और इसका कितना है? इसका कितना है? p स्क्वायर है। आपको ये चीज शो करनी है। सेम वही रेंच लोगे। अब इसने कहा नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है जिसकी डायरेक्शन क्या है? परपेंडिकुलर है। मतलब इन दोनों के बीच का ये रेंचेस है, ये रेंच है, यहाँ पर आपकी फोर्स कौन सी है? P है, और ये कौन सी है? Q है। इसका जो है, ये जो एंगल है वो 90 है। एक एंगल अगर थीटा बना रहा है और ये कितना बना रहा है आपका? दूसरा दे रखा है 5, तो दोनों का सम किसके इक्वल होगा? π/2 से। बस ये चीज़ ध्यान रखनी है। बाकी सारा काम आपने पहले जैसा करना है, वही आप रिजोल्व करोगे और वही आप मूवमेंट लोगे। ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन को भी आप ट्राई करना। सेम वैसे जैसे आपको फर्स्ट टॉपिक करवाया है वैसे ही आपकी इक्वेशंस बनेगी, वैसे ही आप मूवमेंट्स लोगे, तो यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा ये। और सेकंड में भी डायरेक्ट सिर्फ एंगल्स चेंज करे हैं। शो दैट द मिनिमम डिस्टेंस दो फोर्सेस के बीच का विच आर इक्विवेलेंट टू अ गिवन रेंज गिवन सिस्टम विच आर इंक्लाइंड एट एन एंगल। देखो कितना एंगल दे रखा है? 2 अल्फा। हमें ये बताना है शो दैट मिनिमम डिस्टेंस जो है टू फोर्सेस के बीच का विच आर इक्विवेलेंट टू अ गिवन सिस्टम, जो इस गिवन दो फोर्सेस हमें पता है हमने इसके इक्वल ले रखी है रेंज के, विच आर इंक्लाइंड मतलब उन दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल कितना है? 2 अल्फा। तो अगर एक थीटा हो गया तो दूसरा कितना, मतलब अगर पी फोर्स के साथ वो साई एंगल बना रही है, दूसरे के साथ इसके साथ वो फाई एंगल बना रही है, इसके साथ थीटा बना रही है, तो फाई प्लस थीटा कितना हो जाएगा आपका? 2 अल्फा। बस यहाँ से ये चीज, यहाँ फाई प्लस थीटा π/2 आया था, यहाँ फाई प्लस थीटा कितना हो जाएगा? 2 अल्फा। बाकी हमें ये चीज शो करनी है विच आर इंक्लाइंड एंड एंगल 2 अल्फा इज दिस एंड फोर्स देन इक्वल टू दिस। हमें ये चीज शो करनी है, फोर्स इसके इक्वल हो जाएगी। सेम उसी प्रोसीजर से करना है। OA मान लेंगे A है, ये मान लेंगे B है, इनके बीच का जो एंगल है 2 अल्फा है, मतलब थीटा प्लस में फाई कितना है आपके पास? 2A है। तो रिजोल्व करोगे, मूवमेंट लोगे, स्केयरिंग करोगे, इसको सॉल्व करोगे, वैल्यू ऑफ AB मिनिमम हमें बताना है, मिनिमम डिस्टेंस बताना है। AB मिनिमम कब होगा? रेसिप्रोकल है, ये मिनिमम कब होगा? क्योंकि हमें बताना है कि ये मिनिमम होना चाहिए। जब ये चीज मैक्सिमम होगी, ये मैक्सिमम होगी, फिक्स क्वांटिटी है, इस टाइप से इसको सोल्व कर रखा है। कोई डाउट हो तो इससे डिस्कस करेंगे फिर हम क्लास में। तो यहाँ तक इसके 2 क्वेश्चंस हो चुके हैं। ठीक है, इसको करके आना। मिनिमम वैल्यू निकाल रखी है इसमें, तो सिर्फ आपका अब एक एग्जाम्पल रह गया है और इस पर बेस्ड टॉपिक रहता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।